अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स नॉलेज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, जिसका टॉपिक है 3.2 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम स्टडी करेंगे न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ। सो लेट्स स्टार्टेड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक बॉडी अगर तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है अनलेस और अनटिल अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करें, या फिर एक बॉडी अगर मोशन में है, हरकत में है, तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी अनलेस और अनटिल आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप ना करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पर टेबल रखी है तो वो टेबल वहीं पड़ी रहेगी अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको खुद से मूव ना कर दूँ। या फिर एक बॉल मूव करती हुई आ रही है, ठीक है, अब उस बॉल को जब तक मैं उस पर फोर्स लगा के स्टॉप ना करूँ तो वो बॉल कभी भी स्टॉप नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम बॉल थ्रो करते हैं बॉल तो कुछ देर बाद जाके रुक जाती है ऑटोमेटिकली। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है, सो दैट्स वाई वो बॉल कुछ देर के बाद जाके रुक जाती है। क्लियर? सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ना एक्ट कर रही हो तो वो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। क्लियर है? सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये लॉ बेसिकली करता है इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेट करता है, तो हम लॉ ऑफ इनर्शिया को भी स्टेट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली। सो अगर पेपर में आ जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज नॉट डिफाइंड। सो आपने इस क्वेश्चन में भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही स्टेट करना है। क्लियर है? Now the next law is Newton's second law of motion, which is the most important long question from both point of view. And the Newton's second law of motion is, when a net force acts on a body, it produces acceleration in the body on the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. तो जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। किस तरह से? जब आप बॉडी में फोर्स अप्लाई की, दैट मीन्स कि उस बॉडी ने मूव किया। अब स्टार्ट में बॉडी रेस्ट में थी और जब वो मूव करेगी, दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, और जब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मैस की। क्लियर? अब ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि 1/m। हम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर m। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है, जो मैस है वो डिवाइड हो रहा है, तो मैस दूसरी साइड पे जाके एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी मैस एंड एक्सेलरेशन की। ठीक है, जब हमने ये इन्वर्सली का साइन ख़त्म करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा के। के क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 1। एफ इज इक्वल टू के एम ए। के कहाँ से आया? जब हमने ये साइन को ख़त्म किया, के एम ए, और के की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास सो एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है।
ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स की इक्वेशन लिख दी, F इज इक्वल टू m में मैस हमारे पास क्या आ जाता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है। तो न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन न्यूटन, तो न्यूटन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जबकि बॉडी का मास होगा 1 किलोग्राम, तो वो हमारे पास 1 न्यूटन के इक्वल होगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, जबकि जो बॉडी का मास है वो 1 किलोग्राम होगा। आई होप आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया होगा। इसी के साथ अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। अब हम मैस और वेट में डिफरेंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करते हैं। मैस, इट इज़ द मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। एज यू नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ मैटर। अब मैटर बेसिकली एक बॉडी में मैटर पोजेस करता है वो उसका मैस होता है। लाइक अगर एक मार्कर है, ठीक है, वो जो मार्कर हमारे पास मौजूद होगी उसका भी कोई ना कोई मैस होगा। ठीक है, अब वेट की डेफिनेशन देखते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। अब जब मैस के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है, एज यू नो कि अर्थ पे तो ग्रेविटी मौजूद है, तो जब किसी भी मैस के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है तब उसका वेट होता है। दैट्स वाई इसका क्या होगा, वेट होगा, मतलब कि वो जो मार्कर है उसका वेट होगा। सिमिलरली mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity, because vector quantity हम क्यों कहते हैं कि उसमें डायरेक्शन आ जाती है, that's why weight is called a vector quantity। और mass जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हम उसको कहते हैं 5 किलोग्राम शुगर दे दें। अब 5 किलोग्राम शुगर दे दें, दैट मीन्स कि हम उसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। and similarly it does not change with the change of place। आप अगर अर्थ पे किसी भी चीज़ का मैस लेके जाएं तो वो सेम होगा। ठीक है, अगर आप जगह चेंज कर लें, मीन्स के स्पेस में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी बॉडी का मैस सेम होगा। लेकिन जब वेट की बात करें तो इट चेंजेस विद द चेंज ऑफ प्लेस। वेट हमेशा चेंज हो जाता है जब हम कोई भी प्लेस चेंज करते हैं। कि वेट किसी भी चीज़ का अर्थ पर वेट और होगा, और जब हम स्पेस में ले जाएं उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे उसका वेट और होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी मौजूद नहीं है। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस एंड इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। मैस को हम बीम बैलेंस के साथ मेजर करते हैं और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर कर सकते हैं। आई होप कि आपने बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस चैप्टर नंबर 1 में इसको स्टडी किया होगा, तो आपको पता होगा कि हम कौन से बीम बैलेंस की बात करें और कौन से स्प्रिंग बैलेंस की बात करें। इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू फोर्स ओवर ए। अभी ये हमने सेकेंड लॉ में हमने ये पढ़ा है m इज इक्वल टू एफ ओवर ए, और वेट का फॉर्मूला है w इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, मैस एंड ग्रेविटी। ठीक है, अब मैंने जो एग्जांपल आपको बताई थी कि मार्कर है उसका कोई भी मैस है और उसका वेट होगा, तो वो किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से होगा। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं, मैस को किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेट को हम मेजर करते हैं हमेशा न्यूटन में। ठीक है, आई होप कि डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड दिस इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ गया है, बल्कि आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अब इसी के साथ हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो भी बॉडी इक्वली फोर्स एक्सर्ट करती है आपके ऊपर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। सो दिस इज बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डायग्राम से इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, ए है। ठीक है,
अब वो, और दूसरी हमारे पास बॉडी है बी। अब जब ए बॉडी जो है इस बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, तो इस फोर्स को यहाँ पे हम कहेंगे एक्शन, और कि जितनी फोर्स एक्सर्ट होगी बी पर वो उसी रिजल्ट में बॉडी बी भी बॉडी ए के ऊपर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसको हम कहेंगे रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी भी एक्शन फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो बॉडी आपके ऊपर उतनी ही रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको न्यूटन्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी किसी किस्म का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।